हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शेर सिंह। आज हम अपना अभ्यास 1.2 हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये पहले क्वेश्चन में 5 खंड हैं और दूसरे में भी 3 है, 3-3, 4-4 खंडों के प्रत्येक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से पहला और लास्ट हल करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसका पहले क्वेश्चन का पहला खंड है 140। इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यह गॉस की प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक संख्या में अभाज्य संख्याएं निहित होती हैं। तो गुणनखंड करने का मतलब भी वही होता है कि हम उसको उस छोटी छोटी संख्या तक तोड़ दें कि उसको दोबारा से न तोड़ा जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं 140 का। तो यहाँ मुझे लगता है ये सब आप कर लेते होंगे, थोड़ा बताने की जरूरत है। जैसे 140 है, हमें विभाज्यता के नियम बता ही चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। देखिए, यहाँ पे लास्ट में 0 है तो हमें पता चल गया कि ये 2 से कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो चूंकि 5 से 2 कम है तो हम शुरुआत में 2 से इसको काट के चलेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक, 2 से काटेंगे, फिर दोबारा 0 आ गया है लास्ट में। 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 आ गया है लास्ट में। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, अब ये 7, ये 7 से 7 कट जाएगी। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य यानी 2 को हम अब दोबारा नहीं काट सकते, 5 को हम दोबारा नहीं काट सकते, 7 को दोबारा नहीं काट सकते, यही अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, गुणा 5 गुणा 7, इनकी 1 घात हो जाएगी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का खंड 5 देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पहला और लास्ट हल करके चलेंगे। तो ये है 74 29। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको 74 29। देखते हैं कि यहाँ पे हमारा विभाज्यता का नियम लागू हो पा रहा है कि नहीं। तो लास्ट में सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, और ना ही 0 और 5 है तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 होते हैं, जबकि 21 से 3 से भी नहीं कटेगा। अगर ऐसी स्थिति में संख्या हमारी पहुंचती है तो अन्य भी विभाज्यता के नियम हैं, जैसे 7 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, तमाम नियम हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन नियमों को सीखना चाहिए, क्योंकि वो इतने कठिन है कि उनको सीखने से अच्छा है कि आप सवाल को अभाज्य संख्याओं से ट्राई करके देख लें। हमें पता चल गया 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो इसके अतिरिक्त जो संख्या रहेगी उनसे हम इसको ट्राई करके देख लेंगे। जैसे 7 से देख लेंगे, फिर 11 से देख लेंगे, ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से 2-3 संख्याओं को ट्राई करके देखने के बाद पता लगा सकते हैं कितने से कट रहा है। ठीक है, 17 चौका 68 बचेंगे यहाँ पे 68, तो यहाँ 14 में से 8 गए तो 6 बचे। ठीक, तो 6 और 2 हो गया 62, 17 3 51, 51 यहाँ से घटाएंगे 1 और 1 11 बचेगा 119, 17 7 119। ठीक है, 17 से ये कट गया। ठीक, अब फिर देखेंगे हम अगली संख्या से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखें 4 और 3 7, 7 और 7 14, ये 3 से नहीं कटता है, जो फिर दोबारा 3 से नहीं कटेगा। तो हमें फिर दोबारा इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि 7 11 किससे कटेगा, तो ये 19 से कट जाएगा, देख लेंगे। ठीक है, 19 दूनी 38, 38 यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 8 गए 5 बचा। ठीक, और 7 यहाँ पे बच जाएगा, तो 19 तिया 57। 23 भी ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं घटेगी, अभाज्य है, तो 23 एकम 23 से ये कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। क्योंकि कोई भी संख्या डबल नहीं आएगी तो उसको घातों के रूप में लिखना चाहें तो इनकी 1 घात आएगी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ तथा एलसीएफ ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, 26 और 91। इसका हम पहले लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। तो पहले निकालते हैं इनका लासा। तो 26 और 91 वही विधि हमारी पुरानी वाली, और आराम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको। तो 13 दूनी 26, 91 2 से कटेंगे नहीं। अब हम 7 से काट लेंगे, तो 13 और 13 7 91, ठीक है। 13 से इसको काट लेंगे, एक ठीक है। तो यानी एलसीएम जो हमारा आ गया वो आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। यानी 13 7 91 और 91 दूनी 182, ठीक है। 182 आ गया इसका एलसीएम। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ, ठीक। तो हम 26 के अलग गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, और यानी 26 के हमारे फैक्टर आ गए 2 गुणा 13। 91 के निकाल लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13, यानी 91 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 7 गुणा 13। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एचसीएफ निकालते समय जो चीज कॉमन होती है वो एचसीएफ कहलाती है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। इसका एचसीएफ हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं जो पहले हम पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अथवा अपनी वैदिक विधि के द्वारा कि 26 का भाग लगा दें 91 में, ठीक है। तो 26 दूनी 52, 2 बार 2 3 6 3 बार चला जाएगा, 6 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। 13 का भाग लगाएंगे 26 में, तो 13 दूनी 26। हमने आपको बताया था जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, उस समय जो भाजक रहा होगा वो मासा कहलाएगा। तो यहां से भी देखिए हमारा एचसीएफ आ रहा है निकल के, कितना आ रहा है 13, ठीक है। तो चाहे आप इस विधि से निकाल लें, चाहे आप इस विधि से निकाल लें, आपको एचसीएफ याद करना है और एलसीएम के लिए ये विधि सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम यहां से आ गया 182, एचसीएफ आ गया इसका 13। तो हम इसकी जांच करेंगे, अब देखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है कि नहीं। तो जांच यहां पे हम लिख लेंगे, ठीक है। जांच में हम वही अपना सूत्र लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, ये है कि नहीं, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारा 182 गुणा एचसीएफ आ गया इसका 13, N1 का मान है हमारा 26 और N2 का मान है 91, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, हासिल लागे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल लागे 10, 13 कम 13 और 10 23, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 26 का और 91 का लासा, ठीक है, सॉरी गुणा 6 एकम 6 और 6 ने 54, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 ने 18, 6 6 8 5 13 दिन हासिल लगाइए 2, 2366, ठीक। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया हमारा कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है 12 15 21, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 5 15, 5 एकम 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, 7 21 और 7 एकम 7। अब हम देखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 7। यहाँ पे देखिए जो कॉमन चीज होगी वो मासा होगी, तो यहाँ 3 3 और 3 हर जगह ये कॉमन है,
तो ये मासा हो गया हमारा, यानी SCF बराबर हमारा यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF ये ज्ञात हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 306 और 657 का, ठीक, यानी N1 बराबर दे रखा है हमारा 306 और N2 बराबर दे रखा है 657 और SCF बराबर दे रखा है 9। तो हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम सूत्र आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हमारे पास इसका सूत्र है LCM बराबर N1 इंटू N2 अपॉन SCF। सूत्र लगाएंगे, LCM प्राप्त हो जाएगा। N1 का मान है हमारा 306 गुणा N2 का मान है 657, SCF है हमारा 9। ठीक है, तो 9 से काट देंगे इसे, 9 7 63, 2 बचे 27 हो गया, 9 3 27, यानी 306 गुणा 73। ठीक है, गुणा कर लेंगे 306 का 73 से, 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21। ठीक है, 8 3 9 4 13 दिन आंसर लगा 1, ये आ जाएगा हमारा 22 338। ये इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 की घात n जबकि n बराबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या अर्थात n के मान होंगे वो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक रहेंगे। तो क्या हम इस पे n घात लगाएं, n की जगह पे 2 3 4 5 कुछ भी प्राकृतिक संख्या इस्तेमाल करें और 6 के उतनी ही बार गुणा करें, तो क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगा? तो ये हमें यहाँ पे चेक करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, वैसे तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या दुनिया में कोई नहीं है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे लगा लगा के चेक करेंगे तो हमारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन हम चेक नहीं कर पाएंगे कि संख्या 6 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिद्धांत है, जैसे कि गॉस की प्रमेय है कि किसी भी संख्या में अभाज्य संख्याएं निहित होती हैं। तो हम 6 के गुणनखंड करके देखेंगे कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 6 की होल पावर n है, इसका मतलब हो गया 2 गुणा 3 की होल पावर n, इसका मतलब हो गया 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, चाहे वो बेशक एक एक बार ही क्यों ना आए हों। 2 और 5 जब तक उसके अभाज्य गुणनखंडों में नहीं आए होंगे तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ 2 तो आया है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अतः चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों में से 2 तो है जबकि 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, और दूसरी संख्या इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4
गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य हैं, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे ध्यान दें, भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें देखें, हम देख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से, इसके गुणा में भी 13 शामिल है और यहाँ शेषफल भी 13 आ रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का शेषफल उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे 13 इसका गुणनखंड है और यहाँ 13 ही शेषफल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 से विभाज्य है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 5 गुणनखंड है और 5 इसका शेषफल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि किसी भी संख्या का शेषफल उस संख्या से, यानी जो हमारा भाजक है, उससे बड़ा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखें गुणनखंड 5 है, यहाँ भी 5 है, ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी और स्वयं से तो विभाज्य होगी। ऐसे ही यहाँ पे 13 से ये विभाज्य हो रही है और स्वयं से भी विभाज्य हो रही है, अर्थात ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। जो मैंने आपको मौखिक बताया है वो चीज आपको लिखित में इसके नीचे लिख देनी है, यही उसका उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम दोनों संख्या को लासा ज्ञात कर लेंगे, लासा में जो आएगा उत्तर उतने समय बाद ही वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। देखते हैं, 2 में 18, 2 6 12, ये 9 कटेंगे नहीं, 2 3 6, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से काट देंगे 1 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो गया, इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, अर्थात सोनिया और रवि, ठीक, सोनिया ही है नाम इसमें, सोनिया और रवि पुनः 24 मिनट बाद, 24 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपके प्रश्नावली 1.2 में 7 क्वेश्चन थे, 7 को हमने हल कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम पुनः प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से आपके सामने रखेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।